से हो मेरे प्यारे हवलदारों और हवलदारनियों। आज हम करेंगे हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। कंप्लीट थ्योरी सी हम कवर करने वाले हैं। कल हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। हवलदारों और हवलदारनियों, अगर आप AWTPO और HC मिस्टल के मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल पैटर्न बेस्ड हैं, और जो आपकी HC मिस्टल वाली टेस्ट सीरीज है ये आपकी 25 सितंबर से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। AWTPO वाली टेस्ट सीरीज है ये आपकी 15 अक्टूबर से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। तो फटाफट से रैंकस IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जो हम आपके साथ यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर रहे हैं AWTPO के एग्जामिनेशन के लिए, ये आपको साइंस के क्विज़ देखने को मिल जाएंगे सेक्शनल टेस्ट के अंदर। जो आप AWTPO वाली टेस्ट सीरीज के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज साइंस के क्विज भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप पहले वीडियोज़ देखिए, बाद में आप एप्लीकेशन से उनको अटैम्प्ट कीजिए। हमने आपके साथ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर MCQs डिस्कस किए हैं 400 प्लस। ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फिर आपको क्विज़ अटैम्प्ट करने हैं AWTPO और HC मिस्टल वाली टेस्ट सीरीज के अंदर जाकर। ठीक है, क्विज़ आपको इन टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे और हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहाँ से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @DPSC 2022 सर्च करके। यहाँ पर हम आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस में PDFs प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट इसके देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी हम किसकी करेंगे। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है और यहाँ से आपको एग्जामिनेशन के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेफर्स टू द कन्वर्जेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी from energy released during spontaneous reaction and use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation। समझ में आया, नहीं आया होगा। यहाँ पर मान लीजिए आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद वहाँ पर क्या निकल रही है आपकी केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद क्या निकल रही है आपकी केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी आपकी फॉर्म कर रही है इलेक्ट्रिक करंट की। या आप क्या कर रहे हो, किसी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो। ठीक है, किसी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो और फिर वहाँ पर क्या हो रही है आपकी केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन से आपकी केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। या तो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ये आपका केस होता है स्पॉन्टेनियस के अंदर भी और नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर भी। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती हैं आपकी जो अपने आप होती हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती हैं जो अपने आप नहीं होती हैं, करवाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सारी आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हैं, अपने आप होती हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसकी फॉर्मेशन करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और इस रिएक्शन के अंदर आपकी एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये आपको याद रखना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर आपकी हीट एनर्जी रिलीज होती है और ये जो रिएक्शन है अपने आप होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपका अपने आप होता है। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर रस्ट की फॉर्मेशन करता है। आइस जब आपकी पिघलती है तो ये अपने आप पिघलती है। ठीक है, तो सारी आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी। नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो ये रिएक्शन आपकी करवाई जाती हैं। कैसे करवाई जाती हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करके। जैसे एग्जांपल आपका हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, ये रिएक्शन आपकी करवाई जाती है और इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या होता है, आपका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन होता है। और जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है
किसके दौरान, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान, ठीक है, उनका यहाँ पर यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन आपके सामने है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। विद्युत रसायन का उपयोग किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ये आपको याद होने चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मैनी अदर केमिकल्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम किसकी मेटल्स की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और काफ़ी जो आपके अदर्स केमिकल्स हैं उनकी यहाँ पर फॉर्मेशन की जाती है। मेटल्स की प्यूरिफिकेशन के लिए आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका द प्रोसेस इज़ यूज्ड इन बैटरीज एज वेल एज फ्यूल सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड यूज इन सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस। जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, इस प्रोसेस का यूज़ आपका बैटरीज के अंदर किया जाता है, फ्यूल्स के अंदर किया जाता है, जहाँ पर आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर तो हम इलेक्ट्रिसिटी तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर क्या होता है, पहले से ही इसके अंदर क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन आपकी होती हैं, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपकी केमिकल एनर्जी निकलती है, जिससे आपका करंट प्रोड्यूस यहाँ पर होता है। ठीक है, आपकी इन्वर्टर की जब बैटरी डेड हो जाती है तब हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, तो उसके एक्सटर्नल सोर्स दिया जाता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करके इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसके अंदर क्या करवाई जाती है, केमिकल रिएक्शन, जिससे आपकी केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। तो यही आपकी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सभी के प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। मेटल्स को जब हम प्योरीफाई करते हैं उनके अंदर आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ होता है। बैटरी, फ्यूल सेल, जहाँ पर आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन होता है, तो वहाँ पर भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ लाया जाता है। नेक्स्ट आपका द प्रोसेस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द रिएक्शन कैरिड आउट यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर एनर्जी इफेक्टिव एंड लेस पोल्यूटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। जो आपकी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वो काफ़ी आपकी एनर्जी इफेक्टिव होती हैं, और उनसे क्या होता है, पोल्यूशन काफ़ी कम होता है। जो भी रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होती हैं वो एनर्जी इफेक्टिव यानी कि ऊर्जा प्रभावी होती हैं और कम प्रदूषणकारी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी बातें ईजिली समझ में आ गई होंगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 101% मिलने वाला है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, या आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जाती है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जाती है। तो इन्हें ही बोलते हैं हम आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यह आपका एक बेसिक डायग्राम है जिसको मैं यहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। हम यहाँ पर 2 बीकर लेते हैं। एक बीकर के अंदर हम लेते हैं आपका सॉल्यूशन ZnSO4 का। ठीक है, सेकंड वाले बीकर के अंदर हम लेते हैं कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का। इसके अंदर हम डिप करते हैं आपका एक इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड। जिंक का इलेक्ट्रोड आपका ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। नेक्स्ट आपका Cu, कॉपर का इलेक्ट्रोड आपका CuSO4 के अंदर डिप किया जाता है। ये आपका एनोड है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपका एनोड होता है, राइट हैंड साइड के अंदर आपका कैथोड होता है। याद कैसे करेंगे, ए पहले आता है आपका, ए आता है आपका पहले, ए पहले आता है, फिर आता है क्या आपका सी। ठीक है, ए पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ए पहले आता है, बाद में आता है सी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के अंदर आपका एनोड होता है और राइट साइड के अंदर आपका क्या होता है, कैथोड होता है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको यहाँ पर एनोड देखने को मिलेगा और राइट साइड के अंदर आपको यहाँ पर कैथोड देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, जो आपका Zn है क्या करता है, यहाँ से अपने आयंस रिलीज कर देता है Zn2+ की फॉर्म के अंदर।
ठीक है, Zn2+ की फॉर्म के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर अपने आयंस को रिलीज कर देता है। और CuSO4 के अंदर क्या होता है, Cu2+ जो आपके आयंस होते हैं वो यहाँ पर जाकर चिपक जाते हैं, जो आपकी कॉपर की ये इलेक्ट्रोड होता है। Cu2+ आयंस आपके जाकर चिपक जाते हैं कहाँ पर, कॉपर की इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, Zn2+ आयंस आपके ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। इतनी सी बेसिक सी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका एनोड होता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। दोनों इलेक्ट्रोड आपके एक वायर के द्वारा कनेक्ट होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड आपके एक वायर के द्वारा कनेक्ट होते हैं। बीच में हम एक कोई भी वोल्ट मीटर लगा देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। एक इलेक्ट्रोड आपका लेफ्ट साइड के अंदर, एक इलेक्ट्रोड आपका राइट साइड के अंदर। लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड आपका जिंक वाला है और राइट साइड वाला आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ पर एक वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। दोनों बीकर जो हैं आपके साल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया जाता है, जैसे आपका KCl हो गया। ठीक है, ये क्या करता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर आपके Zn2+ आयंस निकलते हैं, और Zn2+ आयंस जितने ज़्यादा निकलते रहेंगे तो ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, जो कि आपका ये एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। KCl का यूज अगर हम करेंगे यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो Cl नेगेटिव है, ये आपका Ka पॉजिटिव। एनोड क्या है आपका, नेगेटिव। एनोड पर क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर होता है कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव वाले आयंस ZnSO4 वाले सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, और आपका जो नेगेटिव आयंस जो आपके यहाँ से निकलेंगे KCl से, नेगेटिव आयंस आपके CuSO4 वाले सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। और पॉजिटिव आयंस आपके कहाँ पर जाएंगे, एनोड वाले के अंदर। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और ये आपकी कंप्लीट सेल नहीं है, ये आपकी एक हाफ सेल है, और ये आपकी सेकेंड हाफ सेल। ये आपकी एक हाफ सेल है और ये आपकी सेकंड हाफ सेल है। एक हाफ सेल जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। एनोड वाले को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या इसको बोल सकते हैं हम हाँ, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको बोलते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ पर हो रहा है हमारा रिडक्शन, कैथोड वाले पॉइंट पर हमारा हो रहा है रिडक्शन, तो इसे बोलेंगे हम रिडक्शन हाफ सेल, और इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ये दोनों को हम हाफ सेल बोलते हैं। अलग अलग हाफ सेल हैं, कंप्लीट नहीं है। और बीच में जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, एग्जामिनर पूछ ले ये डबल लाइंस क्या है, तो ये आपकी साल्ट ब्रिज हैं। ये आपका एक सिंगल लाइन अगर पूछ ले तो ये फेज चेंज हो रही है, यहाँ पर फेज चेंज हो रही है। यहाँ पर सॉलिड से एक्वस के अंदर आपका कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड से एक्वस के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी सिंगल एरो जो है ये देखने को मिल रही है आपकी फेज चेंज की है, और ये डबल जो आपके लाइंस देखने को मिल रही हैं ये आपकी साल्ट ब्रिज रहती हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू है आपको आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, कैसे याद करेंगे, ए पहले आता है आपका और फिर आता है सी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे याद करेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपका एनोड होता है, और राइट साइड के अंदर क्या होता है आपका कैथोड होता है। आर का मतलब क्या है यहाँ पर, रिडक्शन। ठीक है, कैथोड पर यानी क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन। अब बच गया कौन सा हमारा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, एनोड पर। ठीक है, तो इसको इस टाइप से आपको याद रखना है। लेफ्ट साइड के अंदर आपका एनोड होता है और राइट साइड के अंदर आपका कैथोड होता है। कैथोड पर आपकी रिडक्शन होती है, और जो बच गया हमारा वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू था जो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक और पॉइंट, यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ये आपको दिख रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन मूव जो कर रहे हैं ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल आपके मूव करते हैं, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड से किस साइड मूव करते हैं, तो ये आपके एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो जिस साइड में आपके जिस साइड में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट साइड के अंदर आपका करंट मूव करता है, ये आपको याद रखना है। करंट आपका मूव करेगा कैथोड से एनोड यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की साइड में, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की साइड में। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है।
चलिए अब देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली कंसिस्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड। मैंने आपको बता दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपका कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड के बारे में देख लीजिए, इसको हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन से। कैथोड पर क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन। सिंस इलेक्ट्रॉन आर कंज्यूम्ड ईयर, यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, एनोड से आपके क्या जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करने का काम यहाँ पर करता है। और यहाँ पर क्या होती है, आपकी रिडक्शन रिएक्शन होती है। कैथोड पर एनोड पर आपकी क्या होती है, कैथोड पर आपकी रिडक्शन रिएक्शन होती है और एनोड पर आपकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन्स मूव्स कहाँ पर करते हैं, मूव इनटू द कैथोड, यानी कि इसकी तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आते हैं। यहाँ पर देखिए आप, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस साइड में जा रहे हैं, कैथोड की तरफ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन कैथोड पर आपको देखने को मिलता है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पॉजिटिव साइन से इसको डिनोट किया जाता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है आपकी, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड की तरफ यहाँ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनोड। तो एनोड को नेगेटिव साइन के द्वारा यहाँ पर डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, आपके आयंस निकलते हैं, यानी कि मुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर आपके लिबरेट होते हैं और वो जाते हैं आपके नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर होती है, और यहाँ से क्या होते हैं, आपके एनोड से इलेक्ट्रॉन्स मूव यानी कि बाहर की तरफ निकलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनोड और कैथोड के, आपको याद रखने, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल सेल। तो आपकी दो टाइप्स की केमिकल सेल हैं। फर्स्ट आता है आपका गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टाइक सेल यहाँ पर बोला जाता है। गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी आपकी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। कैसे याद करोगे, जीसी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। अगर आपसे पूछ ले वोल्टाइक सेल का काम क्या होता है, तो ये भी आपके क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। याद कैसे करोगे, जीसी से याद कर लेना, गवर्नमेंट कॉलेज। सी आपका पहले आ रहा है तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। वोल्टाइक सेल अगर आपसे पूछ ले, हैं तो दोनों एक ही, लेकिन याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इसको याद कर लेना आप वीसी से, यानी कि वाइस चांसलर, ठीक है। तो पहले जो आपका आ रहा है उसी को वो कन्वर्ट करेगा नेक्स्ट वाले स्टेज के अंदर। और गैल्वेनिक सेल के अंदर आपके केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। डायरेक्ट यहाँ से डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एनोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड आपका होता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो, इसके अंदर गैल्वेनिक सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी ये भी ई से स्टार्ट हो रही है, दोनों ई से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपका एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसमें गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आपका जो कैथोड है वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड के आपके अपोजिट साइन होते हैं एज कंपैरिजन टू गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल आपका होता है डैनियल सेल, ठीक है। तो डैनियल सेल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो इसका काम क्या होता है, द सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी लिबरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज डैनियल सेल। ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी जो आपकी रिलीज होती है यानी कि लिबरेट होती है जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी केमिकल एनर्जी लिबरेट होती है रिडॉक्स रिएक्शन से, उनको कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। यही इसकी डेफिनेशन है और इसी को बोलते हैं हम डैनियल सेल। इसका आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल याद होना चाहिए, कितना होता है 1.1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डैनियल सेल का कितना होता है 1.1 वोल्ट। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन से आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड एज
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। वह अमाउंट ऑफ वर्क जो किया जाता है किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वह अमाउंट ऑफ वर्क जो किया जाता है किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी इन्फिनिटी यानी कि अनंत से किसी पॉइंट तक ले जाने के लिए जो आपका काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। किसी इकाई धनावेश को अनंत यानी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने के लिए जो आपका अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका एक जनरली आपका दिखा रखा है एक डायग्राम डैनियल सेल का। ZnSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ से आपके Zn2 पॉजिटिव आयंस निकलते हैं जो कि ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, और यहाँ पर आपका CO2 पॉजिटिव आपका जो कॉपर की आपकी इलेक्ट्रोड है यहाँ पर जाकर क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। यहाँ पर आपका एनोड और यहाँ पर आपका कैथोड। एनोड पर आपका नेगेटिव चार्ज इसके अंदर बेसिकली हम देखें तो, और आपका कैथोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। बीच में आपका साल्ट ब्रिज लगाया जाता है इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, और करंट को मापने के लिए इन दोनों वायर्स के बीच में आपका एक वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। सेटअप आपका देख लेते हैं डैनियल सेल का, ठीक है। बता चुका हूँ लेकिन थ्योरी है इसकी, देख लेते हैं। इन ए बीकर ए प्लेट ऑफ जिंक इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। हमने यहाँ पर 2 बीकर लिए थे। एक के अंदर सॉल्यूशन लिया था ZnSO4 का, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक जिंक की प्लेट को डिप किया था। दूसरी वाली प्लेट के अंदर हमने सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, और उसके अंदर हमने प्लेट को डिप किया था कॉपर की को, ठीक है। एक बीकर में जिंक की एक प्लेट को जिंक सल्फेट के घोल में डुबोया गया है, और दूसरे बीकर के अंदर आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है और उसके अंदर कॉपर की प्लेट को डुबोया गया है। दोनों जो आपकी प्लेट्स होती हैं, जिंक की प्लेट्स और कॉपर की प्लेट्स, इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। और ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखती हैं, होल्ड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये जो आपकी रोड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जब Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसे ही ये जो CO2 पॉजिटिव आयंस हैं ये आपकी क्या करते हैं? यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखने का काम करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके। और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वायर्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, ए साल्ट ब्रिज इज प्लेस्ड बिटवीन 2 बीकर्स। दोनों बीकर्स के बीच में हम एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं, और ये क्या करता है? मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। किसको मेंटेन करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। आगे हम साल्ट ब्रिज के बारे में देखने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जिंक यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। जिंक क्या होता है? ऑक्सीडाइज। एनोड पर क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पर क्या था हमारा? जिंक था। यहाँ पर एनोड पर क्या था? जिंक था, और यहाँ पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था हमारा। कैथोड पर हमारा कॉपर था, और यहाँ पर क्या हो रहा था? हमारा रिडक्शन हो रहा था। तो यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। जिंक इलेक्ट्रोड गेट ऑक्सीडाइज्ड, हैंस रिलीज इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू द वायर टुवार्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड्स। जिंक इलेक्ट्रोड आपका ऑक्सीडाइज होता है, जिंक का जो आपका एनोड होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऐसा होने से वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होते हैं, और वो एक वायर के थ्रू आपके कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। और सेकंड जो पॉइंट है आपका कैथोड के अंदर क्या था हमारा? कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन था, जिसके अंदर हमने कॉपर की प्लेट को डिप किया था। वहाँ पर क्या होते हैं आपके जो CuSO4 सॉल्यूशन होता है, ये CO2 पॉजिटिव आयंस क्या करता है? रिलीज करता है, जो कि आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट, द रिएक्शन ओकर्स इन 2 डिफरेंट पोर्शन ऑफ द डैनियल सेल। जो आपकी रिएक्शन होती हैं ये अलग अलग पोर्शन के अंदर होती हैं। एक आपका दोनों आपके हाफ ऑफ सेल होती हैं, ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक हाफ सेल आपकी ये होती है, एक हाफ सेल आपकी ये होती है। जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, जहाँ पर आपका रिडक्शन होता है उसे हम रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। द रिएक्शन ओकर इन 2 डिफरेंट पोर्शन ऑफ डैनियल सेल। द रिडक्शन हाफ सेल
हाफ रिएक्शन ओकस ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड। जो आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो कहाँ पर होती है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल ये आपकी होती है जिंक इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। ये दोनों जो आपके पोर्शन होते हैं सेल के, इनको क्या बोलते हैं, हाफ सेल या रिडॉक्स कपल। जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों आपके क्या हैं, रिडॉक्स कपल, या इनको बोलते हैं हाफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉपर इलेक्ट्रोड मे बी कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल एंड द जिंक इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक है, कोई इसमें इतना साइंस वाला टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए एनोड, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए जिंक कितने हैं, 0 है, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, लूज होते हैं, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पर, या इसको आप ऐसे याद कर रखे हो, ऐसे याद कर लो, जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2, यहाँ पर कितने हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो कम हो रही है। वैसे इसकी रिएक्शन देखी जाए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपके होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। आपको ऐसे याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ रहे हैं तो होगा आपका ऑक्सीडेशन, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर आपसे अब नेट रिएक्शन यहाँ पर पूछ ली जाए, दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को मिलाकर, तो कैसे हम लिखेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को हमको जोड़कर लिख देना है, Zn प्लस में Cu2 पॉजिटिव। हमारा क्या बन रहा है, जिंक पर क्या हो रहा था, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था तो Zn2 पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा कॉपर के अंदर रिडक्शन हो रहा था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना डिटेल के अंदर एग्जामिनर नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ नेट रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। दोनों साइड के अंदर सबसे पहले आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम इस पूरी रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाई करके। वैसे यहाँ पर क्या है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों बराबर हैं तो इजीली यहाँ पर कट जाएंगे। अगर बराबर न हो तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करके, उसके बाद उसको काटेंगे और फिर उसकी नेट रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बराबर है तो हम इसको काट देंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, फिर यहाँ पर क्या आपका जिंक पर क्या हो रहा था, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था, और आपका कॉपर पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो इस टाइप से हम नेट रिएक्शन लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन ए डैनियल सेल ए साल्ट ब्रिज इज प्लेस्ड बिटवीन 2 बीकर्स कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली। जो आपके 2 बीकर्स लिए गए थे, एक के अंदर आपका था जिंक सल्फेट और एक था आपका कॉपर सल्फेट, दोनों को आपका जोड़ा जाता है साल्ट ब्रिज की हेल्प से। और साल्ट ब्रिज क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन यहाँ पर करता है और प्रोवाइड करता है एक पाथ को, मूवमेंट ऑफ आयंस को। एक बीकर से दूसरे बीकर के अंदर जो आयंस आपके मूव करते हैं उसको मूव करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है आपका साल्ट ब्रिज, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो ये सारी बातें थी आपकी इंपॉर्टेंट डैनियल सेल की। अब आपको पता होना चाहिए साल्ट ब्रिज क्या होता है, यानी कि लवण सेतु क्या होता है। तो एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है यूट्यूब लाइक जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं। तो यह क्या होता है आपका साल्ट ब्रिज, ये आपका उल्टा यानी कि इन्वर्टेड यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ फिगर से। ये आपका क्या है, इन्वर्टेड यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूट्यूब बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड यू लाइक स्ट्रक्चर है। तो आपका क्या है, ये साल्ट ब्रिज। नेक्स्ट आपका द ट्यूब इज फिल्ड विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर क्या होते हैं, आपके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एग्जामिनर पूछे कौन कौन सी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, KCl, KNO3, NHNO43। ठीक है, KCl, KNO3, NHNO43 इनका एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। ये फिल किए जाते हैं आपके लवण सेतु के अंदर, यानी कि साल्ट ब्रिज के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है। कौन सी इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं, KCl, KNO3, NH4NO3। नेक्स्ट, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट्स एज इट कनेक्ट्स द इलेक्ट्रोलाइट्स इन 2 हाफ सेल। ये क्या करता है, दोनों जो आपके हाफ सेल होती हैं उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय प्रोवाइडिंग ए पाथ
फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस। ये क्या करता है, जो आपकी आयंस की मूवमेंट होती है उनको एक पाथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जैसे आपके एनोड पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव आयंस एनोड की साइड में जाएंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे एनोड की तरफ। नेगेटिव आयंस आपके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव कहाँ पर होता है, कैथोड पर, तो उस साइड में जाकर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं और एक पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, पाथ प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट ऑफ आयंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इट अवॉइड्स द चांस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन द हाफ सेल। यह अर्ध कोशिकाओं के बीच में विलयन के विसरण की संभावना से बचाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स आपको साल्ट ब्रिज के याद होने चाहिए। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन ए सेल। एक सेल में इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है। इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे, डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर डिटेल के अंदर जाएं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक पार्ट के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकती है। कम से कम भी इसके एक घंटे के 7 पार्ट बनने वाले हैं। हम केवल वो ही यहाँ पर कंटेंट देखने वाले हैं, बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जहाँ से एग्जामिनर आपके जनरल कंपटीशन वाले एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के अंदर आपके नीट और जेईई के अंदर आते हैं, वहाँ पर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है, लेकिन यहाँ पर केवल बेसिक टर्म्स ही आपसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजरमेंट कैसे करते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रोड इज कनेक्ट टू ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कंस्टिट्यूट ए सेल। एक सेल बनाने के लिए इलेक्ट्रोड एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ होता है। आगे इसके बारे में और देखने वाले हैं, SHE आपका क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज अलॉटेड एज नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेयर एज इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग the positive terminal of the cell is allotted as positive value of electrode potential। क्या बोल रहा है, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो इलेक्ट्रोड फॉर्म करता है, उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। एग्जामिनर पूछ ले अगर नेगेटिव टर्मिनल है आपका सेल के अंदर तो उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, तो उसके अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। पॉजिटिव टर्मिनल जो आपका होता है तो वो आपका क्या होगा, उसके अंदर आपकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं, नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव वैल्यू होती है आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और पॉजिटिव टर्मिनल पर आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। नेक्स्ट पॉइंट है द पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप्ड बिटवीन टू टर्मिनल्स इज मेजर्ड यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है टू टर्मिनल्स के बीच के अंदर, ठीक है, तो उसको किससे मेजर किया जाता है, एग्जामिनर पूछे तो पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका डेवलप होता है टू टर्मिनल्स के बीच में, उसको मेजर किया जाता है आपका विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ऐसे पॉइंट्स आपके एग्जामिनर जनरल कंपटीशन वाले एग्जाम के अंदर पूछता है। नेक्स्ट आपका द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एक्सटर्नल सर्किट इज आइडेंटिफाई यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को मेजर करना है तो वो किससे मेजर करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजर किया जाएगा पोटेंशियोमीटर, P से बन गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस और P से बन गया आपका पोटेंशियोमीटर। इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर विद्युत विभवांतर। हिंदी में बता देता हूँ, दो टर्मिनल के बीच विकसित विद्युत विभवांतर को पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है आपका विद्युत प्रवाह की दिशा की पहचान करने के लिए आपका गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दिस इनेबल अस to identify the positive and negative terminal of the setup as the current flows from positive terminal to negative terminal। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं और जो आपकी करंट है उसकी आपकी अपोजिट डायरेक्शन होती है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जैसे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं और जो आपका करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है। तो ये पहचान करने के लिए ये हमारी मदद करता है। Next, this in turn will help us marks as anode and cathode electrode due to the fact that electrons will flow from anode से cathode। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके मूव करते हैं एनोड से कैथोड और ये हमारी मदद करता है कौन सा आपका एनोड है और कौन सा आपका कैथोड है। ई सेल अगर आपको मेजर करने के लिए बोला जाए, ई सेल
तो इसके अंदर क्या करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ई सेल इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको मीज़र करने के लिए बोला जाए सेल का, तो क्या करेंगे, कैथोड में से एनोड को माइनस कर देंगे। डायरेक्ट इस पर आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। किसी के अंदर आपको दे देगा कैथोड का आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आपको एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाएगा, और ये बोलागा कि आपका सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कैथोड वाले में से एनोड को माइनस कर देना, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा सेल का, ठीक है। तो ये बातें थी आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये बात है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, द इलेक्ट्रोड इज कनेक्ट टू ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कंस्टिट्यूट ए सेल। एक सेल बनाने के लिए इलेक्ट्रोड एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ होता है। एक सेल जो आपकी बनाई जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है आपका SHE से क्या होता है, जुड़ा होता है। और इसके अंदर क्या होता है आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसके ऊपर कोटिंग की जाती है किसकी, लेयर ऑफ प्लेटिनम ब्लैक की, ठीक है। SHE के अंदर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर क्या होता है, तो होता है आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर एक लेयर की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है, जो होता है आपका प्लेटिनम ब्लैक। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि ये किसका बना होता है, तो इसके अंदर होता है आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और वो कोटिंग होता है, उसके ऊपर कोटिंग होती है आपकी प्लेटिनम ब्लैक की। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल आर। किससे डिनोट किया जाता है इसको, इसका एक सिंबल है आर, और इसकी यूनिट काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, आपने रट भी रखी होगी, ओम इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है उसको मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ किसके, व्हीटस्टोन ब्रिज के, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से इसको मेज़र किया जाता है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, सिंबल आपका आर होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, सभी को रट रखी होगी, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी क्रॉस सेक्शन जो आपका होता है ए उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और एल के जो आपकी लंबाई होती है उसके सीधे अनुपातिक होता है। तो आर क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब हम इस जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाएंगे, कभी भी हम कोई भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं उसको बराबर के अंदर लेकर आते हैं तो आपका एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जैसे हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जो कि आपकी रो है, इसको क्या बोलते हैं, रो, और इसका जो सिंबल होता है रो का सिंबल होता है और इसे बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जैसे ही हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होने वाला है। तो ऐसे भी एग्जामिनर पूछता है काफ़ी बार, एल अगर बढ़ेगी आपकी तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपका बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस टाइप से भी एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है। इस इक्वेशन में हमने देखा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको डिनोट किया जाता है रो की हेल्प से, और ये क्या होती है आपकी रेजिस्टिविटी, ये क्या होती है हमारी रो, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। एग्जामिनर डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ सकता है रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो होती है आपकी ओम मीटर, याद रखनी है आपको, छपा हुआ मिलेगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी कि विद्युत चालकता। तो ये क्या होता है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। ये क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है और इसे डिनोट किया जाता है जी की हेल्प से। जी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और ये इनवर्स होता है आपका रेजिस्टेंस का। आर की वैल्यू क्या होती है रेजिस्टेंस की, रो एल अपॉन ए, तो रो एल नीचे रहेगा, ए आपका ऊपर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन रो, ये क्या होता है आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसको डिनोट किया जाता है के की हेल्प से, इसको क्या बोलते हैं हम, कप्पा, ठीक है। तो 1 अपॉन रो क्या होगा हमारा के, और ए अपॉन एल आपका एज इट इज़ यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जिसको डिनोट किया जाता है जी की हेल्प से, ये आपका इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस का।
रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, रो एल आपका नीचे रहेगा, ए आपका ऊपर चला जाएगा। 1/रो आपका क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी यानी कि रो का उल्टा होता है आपकी कंडक्टिविटी। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी कि विद्युत चालकता, और रेजिस्टिविटी का आपका इनवर्स होता है कंडक्टिविटी, जिसको डिनोट किया जाता है कप्पा से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसको मेजर किया जाता है किसके अंदर, सीमेंस के अंदर। सीमेंस के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है एस। और ये आपका इक्वल होता है किसका, ओम इनवर्स के। डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछे किसकी यूनिट बताइए, ठीक है, तो ये सीमेंस होती है, और ये जो आपका इक्वल होता है ओम इनवर्स या म्हो के। तो ये आपको यूनिट्स आपकी इसको याद होनी चाहिए। अब आता है आपका द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन। विद्युत चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका धातु की प्रकृति और संरचना। जो आपकी विद्युत चालकता होती है वो नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पर डिपेंड करती है। एक एक पॉइंट को आपको रट्टा मार जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। ये क्या करती है, प्रति परमाणु वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होता है जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ता है, या अगर आपका टेम्परेचर घटता है तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है। अगर आपका टेम्परेचर घटता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। दोनों उल्टा यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। एग्जामिनर इसका अपोजिट भी दे सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है आपका डिक्रीज होता है जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या टेम्परेचर अगर आपका डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। पीछे आपको एक देखना है वाइस वर्सा यानी कि अपोजिट ऐसे भी होता है, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना, समझनी इस बात को। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज होता है जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा यानी कि कम होगा तो आपका विद्युत चालकता है क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। या कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको विशिष्ट चालकता, ठीक है। जो आपकी रेजिस्टिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है के से यानी कप्पा से। एक आपका एक ग्रीक सिंबल है कप्पा। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो होती है Sm-1। Sm-1 इसकी क्या होती है, इकाई होती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपका नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी आपके पर एटम हैं उन पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपका डिक्रीज होगा अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होगा अगर आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टिविटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्स होती है यानी कि उल्टी होती है रेजिस्टिविटी की। जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्स होती है रेजिस्टिविटी की। और कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कप्पा से, और इसकी जो यूनिट है Sm-1 है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब आता है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, इनवर्स होती है आपकी रेजिस्टिविटी की। और ये किस किस बातों पर डिपेंड करती है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिड। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसके नेचर पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। सेकंड पॉइंट है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। जो आपने आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उनके साइज पर ये डिपेंड करती है, उनके विलियन पर डिपेंड करती है, कैसा उनका सॉल्यूशन है। थर्ड पॉइंट है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। विलायक की प्रकृति और उसकी शायनता पर निर्भर करती है कंडक्टिविटी आपकी। कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और एक ये इंपॉर्टेंट है प्रेशर, ठीक है। तो 6 के 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो आपकी कंडक्टिविटी है ये डिपेंड करती है जो आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है जो आपने मिलाया है, साइज ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है और उसकी विस्कोसिटी पर, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। और ये टेम्परेचर जैसे ही आपका बढ़ेगा तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। तो सारे पॉइंट्स आपको कॉपी में राइट डाउन कर लेने हैं।
अब आते हैं आपके मेटल्स को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कंडक्टिविटी। पदार्थों को उनकी चालकता के परिमाण के आधार पर सुचालक, विसंवाहक, अर्धचालक, अर्धचालक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे यहाँ पर कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स की आपकी कंडक्टिविटीज़ की रेंज क्या होती है, इंसुलेटर के अंदर क्या होती है, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होती है। तो सबसे पहले आते हैं आपके कंडक्टर्स यानी कि सुचालक। तो सॉलिड विद कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁴ टू 10�7 आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, वो सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10⁴ से लेके 10�7 तक होती है उन्हें क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ये आपको याद रखने हैं। रेंज क्या होती है कंडक्टिविटी की, 10⁴ टू 10�7। अब यहाँ पर पूछा जाए आपसे मेटल्स हैविंग कंडक्टिविटीज इन ऑर्डर ऑफ 10�7 इज गुड कंडक्टर। कौन सी मेटल गुड कंडक्टर्स होती हैं और उनकी हमें कंडक्टिविटी रेंज आप बताइए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, 10⁻⁷। ठीक है, वो मेटल्स जो गुड कंडक्टर होती हैं उनकी कंडक्टिविटी की रेंज जो होती है आपकी 10⁻⁷ होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, वो सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी रेंज आपकी होती है 10⁻⁴ टू 10⁻⁷, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। और मेटल्स जो गुड कंडक्टर्स होती हैं आपकी, उनकी कंडक्टिविटीज़ की होती है 10⁻⁷। एग्जाम्पल है यहाँ पर आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। अब आता है आपका इंसुलेटर। सॉलिड विद लो कंडक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10। जो आपके सॉलिड्स होते हैं जिनकी लो कंडक्टिविटी होती है उसके अंदर आपकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10। ये रेंज आपको याद रखनी है। कहाँ भाग रहा है भाई, 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके अंदर, वुड, प्लास्टिक और क्लॉथ्स। ये आपके एग्जाम्पल इंसुलेटर के अंदर रहेंगे। अब आता है आपका सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। तो इनके अंदर क्या होती है आपकी कंडक्टिविटी की रेंज क्या होती है, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴। तीनों की आपको कंडक्टिविटी रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर आपकी कंडक्टिविटी रेंज क्या थी, 10⁻⁴ टू 10⁻⁷। इसके अंदर क्या है, इंसुलेटर के अंदर 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10। सेमीकंडक्टर के अंदर रेंज क्या है आपकी 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴। ठीक है, तो इनको आप रट्टा मार जाना। एग्जाम्पल कौन कौन से आपके, गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो कि आपके एक सेमीकंडक्टर हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में प्रतिरोध का मापन कैसे किया जाता है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हम सभी को पता है रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रो एल अपॉन ए होता है। और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है हमारा, कंडक्टिविटी, जिसको डिनोट किया जाता है कप्पा से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका L/K/A। L/A क्या होता है आपका, सेल कांस्टेंट। बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है L/A क्या होता है आपका, सेल कांस्टेंट। और जिसे डिनोट किया जाता है G' से डिनोट किया जाता है, ना कि G से डिनोट किया जाता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को, और G' से डिनोट किया जाता है आपका सेल कांस्टेंट को। ठीक है, तो G' बराबर है L/A। अब हम यहाँ पर L/A को अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, जो आपका कंडक्टिविटी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी रेजिस्टेंस के। तो ये इसका यहाँ पर बन जाएगा G = L/A बराबर है R इंटू कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी। सेल कांस्टेंट जो आपका होता है वो आपका डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा तो आपका सेल कांस्टेंट ज़्यादा होगा, डिस्टेंस आपका कम होगा तो सेल कांस्टेंट आपका कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपका जो सेल कांस्टेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेल कांस्टेंट के। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेकंड पॉइंट आपका दे ही रखा है, द सेल कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क आप कर लेना। और L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, और इसे G' से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता आपकी क्या होती है। तो क्या होती है आपकी, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन
कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होती है आपकी कंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, जिसके अंदर आपके प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। या इसे बोल सकते हैं ये आपका क्या है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। ये आपका कोई फंक्शन है आयनिक स्ट्रेंथ जो आपकी होती है सॉल्यूशन की, या कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आपको छपी हुई मिल सकती है। और इसे डिनोट आपका किया जाता है, इसका सिंबल होता है लैम्डा। लैम्डा एम से आपकी मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी बराबर है K/C। के क्या होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, के क्या होती है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और सी क्या होती है आपकी कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। सी क्या आपकी कंसंट्रेशन है और के क्या है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन सकता है, इन दोनों की वैल्यू आपको दे देगा और बोलेगा मोलर कंडक्टिविटी हमें बताइए क्या होगी सॉल्यूशन की। ठीक है, यूनिट आपको याद रखनी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, SM² मोल -1 इसकी यूनिट होती है। SM² मोल -1 मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आपकी रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटीज एंड मोलर कंडक्टिविटीज विद कंसंट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता की भिन्नता क्या होती है, कैसे वेरी करती हैं कंडक्टिविटी के साथ। चलिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, दे डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये जो होती हैं इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता पर निर्भर करती हैं। द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जो आपकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस के अंदर, दोनों केसेस के अंदर आपकी डिक्रीज होती है जैसे ही आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको आपको। ठीक है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के केस के अंदर डिक्रीज होती है जैसे ही आपकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, as the number of ions per unit volume carrying the current in a solution decrease on dilution। जो आपके नंबर ऑफ आयंस होते हैं जो कैरी कर रहे हैं करंट को, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जो आयंस होते हैं आपके वो कम हो जाते हैं जिनके अंदर आपका करंट पास हो रहा है। जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, नंबर ऑफ आयंस जो करंट कैरी कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। जो आपकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी है ये दोनों आपकी कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती हैं। दोनों आपकी वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक केस के अंदर जैसे ही हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो जब भी कंसंट्रेशन क्या हो, जीरो हो, तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसे डिनोट किया जाता है λ0m से। ठीक है, ये आपको सिंबल इसका याद रखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जब आपकी कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है, और इसे डिनोट किया जाता है आपका λ0m से, या डिग्री m बोल लीजिए। अब आता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, फिर आएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का केस क्या है, HCl। एग्जांपल के तौर पर HCl, HBr, HI, HNO3, NaOH, KOH, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं वो डेफिनेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ए सोल्यूट और सब्सटेंस दैट कंप्लीट आयनाइज और डिसोसिएट इन ए सोल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कोई सोल्यूट या कोई सब्सटेंस मान लीजिए जो बिल्कुल आयनाइज हो जाए या बिल्कुल सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक विलय या पदार्थ जो किसी घोल में पूरी तरह से आयनित हो जाए या अलग हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जाना जाता है। और ये जो आयंस हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, एग्जामिनर पूछे कंडक्टिविटी के बारे में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस के अंदर, तो इसके अंदर आयंस जो होते हैं आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के केस, इलेक्ट्रिसिटी वाले मामले के अंदर। ठीक है, एग्जांपल कौन कौन से हैं, HCl, HBr, HI, HNO3, NaOH और KOH, ये सारे आपके एग्जांपल रहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद
डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। जो आपकी कंडक्टेंस होता है सॉल्यूशन का, जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, कंडक्टेंस आपका सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो आपके कंप्लीटली आयनाइज या डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और ये आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जांपल है आपके HCl, HBr, HI, HNO3, NaH, KOH। और इनका जो कंडक्टेंस होता है सॉल्यूशन का, वो डाइल्यूशन जैसे हम करते हैं इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलार्स का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। एक क्या आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछ लेगा आपसे कि बताइए कौन सा लॉ है। ठीक है, तो आपको इस लॉ के बारे में पता होना चाहिए। क्या बोलता है ये लॉ? द कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस स्टेट्स दैट limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anions and cations of the electrolyte। एक ये आपके सामने इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है NaCl का, ठीक है, और ये है इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये आपकी रिप्रेजेंट की जा सकती है जो इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है एनायंस और कैटायंस के सम का। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर होगी आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे लिमिटिंग इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये आपकी एल्जेब्रिक सम होती है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो आपकी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की। ठीक है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ लिमिटिंग मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या थे? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे थे, कंप्लीटली आयनाइज हो रहे थे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस के अंदर ऐसा नहीं है, ये डिसोसिएट आपके कंप्लीटली नहीं होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं। आपके एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH हो गया, कार्बोनिक एसिड, ये दोनों आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है इसके अंदर? जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं कंडक्टेंस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन की तनुकरण से विलयन की चालुकता यहाँ पर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग आयनिक कंपाउंड्स इनटू देयर एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस एक आपकी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज किया जाता है उनके एलिमेंट्स के अंदर। क्या पास करके? डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पास करके। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? आयनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज किया जाता है उनके एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करके, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक तरल रूप में यौगिक के माध्यम से एक प्रत्यक्ष विद्युत प्रवाह पारित करके उनके तत्वों में आयनिक यौगिकों को विघटित करने की एक प्रक्रिया है। ये आपका हिंदी में है, इसको आप हिंदी में देख लेना। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है। ये पॉइंट है आपका, द इम्प्योर कॉपर इज द एनोड दैट डिजोल्व ऑन पासिंग करंट वेयर एज प्योर कॉपर गेट्स डिपोजिट एट द कैथोड। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्प्योर कॉपर किसके ऊपर डिपोजिट होता है? तो ये होता है आपका एनोड के ऊपर। ठीक है, जो आपका इम्प्योर कॉपर होता है ये आपका डिजोल्व होता है एनोड के ऊपर, और प्योर कॉपर जो होता है आपका डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क इसको कर लेना। इलेक्ट्रोलाइसिस वाले केस के अंदर जो आपका इम्प्योर कॉपर होता है वो डिजोल्व होता है एनोड के ऊपर। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और प्योर कॉपर जो है आपका वो डिपॉजिट होता है कैथोड पर। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल आर प्रोड्यूस्ड बाई electrolysis of their fused chlorides, and aluminum is produced by electrolysis of aluminum oxide in presence of cryolite। सोडियम और आपकी मैग्नीशियम मेटल्स हैं, इनको प्रोड्यूस किया जाता है किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से। ठीक है, याद रखना है। और एल्यूमिनियम को भी आपका प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से। ठीक है, इन किसकी प्रेजेंस में? क्रायोलाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके आते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। दोनों लॉज ये आपको किसने दिए थे? नाम ही से स्पष्ट है, माइकल फैराडे ने। और किस बेसिस पर दिए थे? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो आपके थे इलेक्ट्रोलाइसिस, उनके बेसिस पर फैराडे ने 2 लॉ यहाँ पर दिए थे। सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट लॉ। तो ये क्या बोलता है?
द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच occurs एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय ए करंट इज proportional टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए हम कहीं पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, हम उसके अंदर से करंट पास करवा रहे हैं, तो वो आपका अमाउंट जो है केमिकल रिएक्शन का वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। तो यही है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसका एक रिलेशन भी है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू यहाँ पर किसके अंदर होता है, कूलम्ब के अंदर होता है, आई होता है आपका करंट जो है एम्पियर के अंदर, टी आपका यहाँ पर सेकंड के अंदर होता है, ठीक है। फैराडे क्या होता है ये भी आपको बताना चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज फैराडे। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं हम, फैराडे, और इसका जो सिंबल है वो है एफ, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1F बराबर है 96,500 C मोल माइनस 1, 96,500 कूलम्ब मोल माइनस 1 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। डायरेक्ट आपसे पूछ जाती है 1 फैराडे की वैल्यू क्या है, 96,500 कूलम्ब मोल इनवर्स इसकी यहाँ पर वैल्यू रहेगी अप्रोक्सीमेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड लॉ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसको पढ़ लेना है एक बार। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाई the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to the chemical equivalent weights। जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा यानी कि W उनके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होती है। तो ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको पढ़ लेना है, लेकिन फर्स्ट लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, जो हम उसके अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है केमिकल इक्विवेलेंट्स के। ये आपको याद यहाँ पर रख लेनी है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बैटरी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बैटरी क्या होती हैं, ये आपका कलेक्शन होती हैं दो या दो से अधिक सेल्स जो आपके कनेक्ट होते हैं सीरीज के अंदर, ठीक है। जैसे आपने टॉर्चेस वगैरह के अंदर देखा होगा, जिसके अंदर दो या दो से अधिक सेल्स आपके डलते हैं, तो सारे सेल्स आपके सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, एक बैटरी। ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है आपकी प्राइमरी बैटरी और दूसरी आती है आपकी सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी के अंदर आपके एग्जाम्पल आते हैं ड्राई सेल्स, जो आप घड़ियों वगैरह में यूज़ करते हो, ठीक है, टॉर्चेस के अंदर यूज़ करते हो। फिर आते हैं आपके मरकरी सेल। मरकरी सेल जो आपके गोल गोल टाइप के होते हैं, जो घड़ियों में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेल के डायरेक्ट आपको एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से हैं, ड्राई सेल और मरकरी सेल। आपने इस टाइप का एक सेल देखा होगा, ठीक है, जो आपका टॉर्चेस वगैरह के अंदर डलता है, ठीक है। उसके ऊपर जो आपको गोल गोल वाला सिस्टम सा दिखता है, ये क्या होता है आपका कैथोड, ठीक है, और नीचे होता है इसके एनोड, ठीक है, और ये जो बीच में होती है ये होती है आपकी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो होता है ननीचे वाले पोर्शन पर यहाँ पर टच नहीं करता है, यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो आपका कैथोड होता है वो कार्बन रोड का बना होता है, और जो आपका एनोड होता है वो जिंक का बना होता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपको स्पेस देखने को मिलता है, इसके अंदर होता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपकी जगह होती है, ये देखने को यहाँ पर ये फिल रहता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कार्बन रोड कैथोड पर होता है और जिंक आपका होता है एनोड पर, ठीक है। और ये जो आपकी प्राइमरी बैटरी हैं, ये डेड होने के बाद एक ही बार इनको यूज़ किया जा सकता है और दोबारा से इनको रीयूज़ नहीं किया जा सकता है। और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जैसे आ गया आपका सबसे पहले ड्राई सेल, और ड्राई सेल को ही हम क्या बोलते हैं, लैक्लांस सेल। ड्राई सेल का दूसरा नाम है आपका लैक्लांस सेल। एनोड इसके अंदर आपका जिंक का बना होता है और कैथोड आपका कार्बन रोड का बना होता है, और ये आपका सराउंडेड होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन से, ठीक है। यहाँ पर आपको जो फीलिंग देखने को मिलेगी वो आपकी मिलेगी मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक की। नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड बाय ए सोकिंग पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड ZnCl2। जो आपका स्पेस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उनके बीच में क्या होता है, एक पेस्ट को यहाँ पर फिल किया जाता है, और वो पेस्ट होता है आपका NH4Cl का यानी कि अमोनियम क्लोराइड का, या एंड और जिंक क्लोराइड का, ठीक है। फिर आपको ये याद रखना है एनोड और कैथोड, ठीक है। एनोड पर क्या होता है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है।
एनोड पर क्या होता है, यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब भी आपके बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैथोड पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये पूरी याद नहीं रखनी है आपको। कैथोड पर क्या होता है आपका रिडक्शन होता है, किसका, मैग्नीज का। कैथोड पर केवल आपको ये याद रखना है मैग्नीज का रिडक्शन होता है, लेकिन एनोड पर आपका जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। यही पॉइंट आपको याद रखना है, पूरी यहाँ पर रिएक्शन याद नहीं करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखनी है। एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर मैग्नीज का यहाँ पर रिडक्शन होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होगी +4 से +3 के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका मर्करी सेल। मर्करी सेल ये आपकी जो हैंड वॉचेज होती हैं उनके अंदर डलता है, गोल गोल टाइप वाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम मर्करी सेल। मर्करी सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्करी अमलगम एज एनोड एंड ए पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज द कैथोड। एनोड पर पूछा जाए आपसे क्या होता है, जिंक मर्करी अमलगम होता है। कैथोड पर पूछा जाए तो यहाँ पर पेस्ट होता है HgO का और कार्बन का कैथोड पर, ठीक है। एनोड पर जिंक मर्करी अमलगम होता है और कैथोड पर HgO का पेस्ट और कार्बन यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर आपका पेस्ट होता है जो KOH का और ZNO का, ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज में लाए जाते हैं। सेल पोटेंशियल आपसे पूछा जाए मर्करी सेल का तो ये क्या होता है 1.35 वोल्ट। सेल पोटेंशियल क्या होता है इसका 1.35 वोल्ट, और ये पूरे जीवन काल में स्थिर रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइमरी बैटरी, हमने देख ली जिसके अंदर हमने देखा ड्राई सेल और आपका ड्राई सेल जिसको हम लैक्लांसी सेल भी बोलते हैं, और सेकंड था हमारा मर्करी सेल, ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंडरी बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी क्या है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स द रिएक्शन इन ए सेकेंडरी बैटरीज ओकर मैनी टाइम्स। जो रिएक्शन होती है सेकेंडरी बैटरीज के अंदर कई बार होती है। जैसे आप इन्वर्टर्स वगैरह को चार्ज करते हो, फिर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर से हम उनको चार्ज करते हैं, फिर से वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो आपके एग्जांपल होते हैं सेकेंडरी बैटरी के, ठीक है। तो इनको हम कई बार इनके अंदर से रिएक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट, वंस इट एग्जॉस्ट इट कैन बी रिचार्ज एंड यूज्ड अगेन। जैसे ही डिस्चार्ज होते हैं तो अब हम क्या करते हैं, इनको रिचार्ज करके दोबारा से यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर रिचार्ज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन्वर्टर्स जो होते हैं आपके जब डेड हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और दोबारा से उनको क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। और जब आपके जो आपका क्या होता है करंट होता है इसके अंदर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स के अंदर मूव करते हैं, और जो आपका करंट है वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उनके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। जो आपकी कार के अंदर बैटरीज लगती हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो वो ऐसा तो है नहीं एक बार यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, ठीक है। या इन्वर्टर्स को एक बार यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, दोबारा से उनका कोई यूज ही नहीं है, तो ये क्या आपके रीयूजेबल हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी बैटरी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर। जब भी हमारी कार वगैरह की बैटरीज डिस्चार्ज होती हैं हम उनको इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उनको दोबारा से रिचार्ज करते हैं और दोबारा से उनका यूज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंडरी बैटरीज के अंदर। एग्जाम्पल आता है सेकेंडरी बैटरीज के अंदर आपका लेड और निक्ल कैडमियम सेल। लेड एसिड बैटरी और निक्ल कैडमियम सेल ये आपके सेकेंडरी बैटरी के एग्जांपल हैं। एग्जांपल कम से कम आपको याद रखने हैं। प्राइमरी बैटरी के अंदर कौन से एग्जांपल हैं और आपके सेकेंडरी बैटरी के कौन से एग्जांपल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है आपका सेकेंडरी बैटरी के अंदर लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है इसके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड एंड ए ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड एज कैथोड। ये आपका जो ब्लू कलर के अंदर देख रहे हो क्या है आपका एनोड है। एनोड पर आपका नेगेटिव चार्ज है और ये फिल होता है यहाँ पर किसके द्वारा, लेड के द्वारा। ये है आपका कैथोड, जो यहाँ पर ब्राउन कलर के अंदर देख रहा है ये आपका क्या है, कैथोड। और इसके अंदर आपका क्या होता है, लेड ऑक्साइड। कैथोड पर क्या होता है, लेड ऑक्साइड, और आपका जो एनोड होता है उसके अंदर फिल होता है आपका लेड, ठीक है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एनोड के अंदर आपका क्या फील होता है, लेड,
नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव प्लेट्स आपकी, कैथोड के अंदर आपका पॉजिटिव प्लेट्स हैं, इनके अंदर आपकी फिल होती हैं लेड ऑक्साइड, और इनके अंदर जो एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज में लाए जाते हैं 38% सोल्यूशन होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट आती है आपकी निक्ल कैडमियम सेल। निक्ल कैडमियम सेल के बारे में देख लेते हैं। जो आपकी अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है वो है निक्ल कैडमियम सेल, ठीक है, विच इज़ लॉन्गर इन लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी। इनकी जो लाइफ है एज कंपेरिजन टू लेड स्टोरेज बैटरी वो ज़्यादा होती है, लेकिन दोस्तों इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, निक्ल कैडमियम सेल की जो लाइफ वो ज़्यादा होती है लेकिन एज कंपेरिजन टू लेड स्टोरेज बैटरी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इनका जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव प्लेट देखने को मिलेगी, एक नेगेटिव, और दोनों को सेपरेट किया जाता है एक सेपरेटर के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूल सेल्स। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। क्या होते हैं फ्यूल सेल्स? ए फ्यूल सेल कैन बी डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that generates electrical energy from fuel via an electrochemical reaction। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, कहाँ से? फ्यूल से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाकर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको इसको याद रखना है। या आपसे ये बोला जाए गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन एंड मिथेनॉल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी कंबशन से निकलती है फ्यूल्स के, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया या मिथेनॉल हो गया, तो इस केमिकल एनर्जी को ये डायरेक्टली क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है कोरोजन, सभी को पता होगा, फिर भी इसको देख लेते हैं। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स विद ऑक्साइड्स या अदर साल्ट्स ऑफ मेटल। इस केस के अंदर क्या होता है? जो आपके मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सरफेस पर ऑक्साइड्स की कोटिंग हो जाती है या किसी साल्ट की कोटिंग हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कोरोजन। एग्जांपल देख लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, चांदी का धूमिल होने यानी टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर आपकी ग्रीन कोटिंग की डेवलपमेंट हो जाती है, या ब्रोंज। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं? कोरोजन के। कोरोजन के एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ द रस्टिंग, ऑक्सीडेशन occurs at anode and reduction occurs at cathode. At anode, iron is oxidized in ferrous iron and the electron which are released move towards the cathode। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है उसके अंदर ऑक्सीडेशन आपका कहाँ पर होता है? एनोड के ऊपर, और रिडक्शन होता है आपका कैथोड के ऊपर, ठीक है। एनोड के ऊपर आयरन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसके अंदर? फेरस आयंस के अंदर। एनोड पर जो आपके आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरस आयंस के अंदर, और जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो किसकी तरफ चले जाते हैं? कैथोड की तरफ चले जाते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन पर आपका कैथोड, और आपका जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज होता है एनोड पर और किसके अंदर होता है? फेरस आयंस के अंदर, और फिर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव कर जाते हैं कैथोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाया है, और कल हम इसके धड़ाधड़ MCQs करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।